नमस्कार। आज की एक छोटी सी कक्षा है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के ठीक 15 दिन पहले 15 दिन कमोबेश सिविल सेवा प्री परीक्षा रह गई है और 11 अक्टूबर को अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस को भी देखें तो ये 3 सप्ताह कह सकते हैं। 15 दिन की स्ट्रैटेजी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 15 दिन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वैसे तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप सभी लोग जो बहुत सीरियस हैं आराम से अपने कमरे में अपने पढ़ने के स्थान पर बाकायदा बाखूबी अपने विषयों में लगे होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रैटेजी वगैरह का कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग अगर इस वीडियो को समय निकाल के देख पाए समझ पाए तो उनके लिए है ये कि जब परीक्षा नज़दीक होती है तो हमारे कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हम लोग भी चूँकि उस विधा से गुजरे हैं तो यह समय थोड़ा तनाव का होता है और काफ़ी कुछ उत्पादन का भी होता है। यानी तनाव के साथ साथ इसमें स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाती है या वर्क इफ़िशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि यह 15 दिन 45 दिन के बराबर हो जाता है। यानी और दिनों का 45 दिन और परीक्षा से पहले का 15 दिन लगभग बराबर है, क्योंकि व्यक्ति में पढ़ने की जो क्षमता है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है। क्या पढ़ना है यानी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा सटीक चीज़ें पढ़ता है, क्योंकि तनाव हमेशा ख़राब नहीं होता है। कुछ तनाव बड़े पॉजिटिव होते हैं और बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। वही चीज़ ये एग्ज़ाम से पहले का 15 दिन होता है। मैं आपको छोटा सा फटाफट एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे माना इतिहास कोई पढ़ रहा है, अब एंशिएंट अगर मेडुअल पढ़ रहा है तो टाइम नहीं है, तो एंशिएंट मेडुअल से 2-1 क्वेश्चन ही आते हैं। वैसे तो 12, 13, 14 ऐसा क्वेश्चंस हिस्ट्री से आ जाता है। पिछले साल थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, एंशिएंट से ही ज़्यादा आ गया, शायद 6-7 क्वेश्चन थे उसमें। तो 14 मान लो 12-13 जो भी 14 क्वेश्चंस हैं उसमें 7-8 क्वेश्चन रहते हैं कम से कम इंडियन नेशनल मूवमेंट से, बाकी एंशिएंट मेडुअल से होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 1857 के विद्रोह से लेकर के 1947 के आज़ादी के बीच अगर इस 90 साल के इतिहास को स्टूडेंट्स अगर एक बार दोहरा ले तो थोड़ा मुनाफे का सौदा है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी एंशिएंट मेडुअल आपने पढ़ा होगा, वहीं उसको छोड़ दीजिए। हाँ, साथ में आर्ट एंड कल्चर, अजंता एलोरा से लेकर ताजमहल तक के बीच जो विषय हैं आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा उस पर भी नज़र डाल लें कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में, तो ठीक ही रहेगा। अगर ज्योग्राफी में आप जाते हैं, ज्योग्राफी में देखें, एक तो स्पेस पढ़ना होता है, ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आते हैं विश्व का, फिर भारत का भूगोल। अब देखिए ये तो लंबा कहानी होता है, पढ़ाने में भी हम लोगों को टाइम लगता है, आपको भी पढ़ने में टाइम लगता है और समझने में भी टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है, अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ज़मीन में क्या है, समुद्र में क्या है, ज़मीन के अंदर क्या है, ये सब कहानी पढ़ने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करने की ज़रूरत है, मेरे को लगता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो करंट व्यू है, चाहे कोई मीटिंग हुई हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हुआ हो, या पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जो रिसेंट टाइप के हैं उसको ले ली। हाँ, ज्योग्राफी में भी आप ले सकते हैं, जैसे कि वन का क्या प्रतिशत हो रहा होगा इस समय में, किस तरीके से हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, क्या ग्लेशियर्स वाकई में तेज़ी से पहले की तुलना में कोई घटे हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह आई। तो ये सब चीज़ों को जो रिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती, यानी सब विषयों का करंट अफेयर्स। अब इतिहास का करंट तो होता नहीं, बट ज्योग्राफी में जो करंट है उसको, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट को। उसके बाद अगर इंडियन पॉलिटी में चलें तो इंडियन पॉलिटी में देखें, भारत राज्यों का संघ आर्टिकल 1 से लेकर 395 के बीच में ही संविधान नहीं होता है। मतदाता कैसे होता है, मतलब भारत का नागरिक तो संविधान देता है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम वगैरह हैं। अभी जैसे बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चंस पहले से जुड़े, इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के हो, इलेक्शन को लेकर के हो, कोरोना से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो, जैसे CAA की बात हो, NRC की बात हो, जैसे कमेंटमेंट वगैरह हुआ,
या अभी पिछले साल जब देखें अगर तब से तो प्रीलिम्स नहीं हुआ, जैसे 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया। तो ये सब चीज़ों से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हो उनको कोलैबोरेट करना, उनको ठीक से पढ़ना, और साथ में जैसे फंडामेंटल राइट है, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव है, हटाने का प्रक्रिया है, या संसद में स्पीकर वगैरह का कैसा रोल होता है, बिल के मसले में कैसे होता है, एक बिल पास हो गया दूसरे में पास नहीं हुआ, बट डिज़ोल्व हो गया, क्या होता है, या हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति हुआ, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं इन सभी को मिला जुला करके जितना भी संदर्भ है जो अगर आपको अड़चन लगता है तो इसको एक आध दिन में 2-3 घंटे में एक बार दोहरा लेना चाहिए। सेंट्रल स्टेट रिलेशन वगैरह को भी बाकायदा एक बार देख लेना चाहिए कि किस तरीके से 245 से लेकर के 300 के बीच में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल रिलेशन कैसे काम करते हैं। कहीं पर जैसे जीएसटी का मसला है तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आप इसको देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन वगैरह में, तो वित्त आयोग का मसला है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से एक बार देख लेना चाहिए। थोड़ा मुझे लग रहा है 352, 356, 360 वगैरह का। और एक ख़ास बात बताऊं कि मैं आप डिजास्टर जो एक्ट है 2005 भी पढ़ लेना चाहिए ठीक से कि कौन कौन सा आर्टिकल्स इस दौर में कोरोना के टाइम में इम्प्लीमेंट हुए, ठीक है ना। जैसे 25 तारीख को लॉकडाउन लगा, 25 मार्च को, तो किसके तहत लगाया गया, ये सब चीज़ों की समझ, क्योंकि तब तक पता नहीं पेपर नहीं बने रहे होंगे, क्योंकि पेपर तो वैसे मई में था, फिर 4 जून को डिक्लेयर हुआ कि 4 अक्टूबर को होगा। पेपर अगर पहले वाला है तब तो करंट अफेयर पहले वाला होगा, अगर बीच में बनाया गया होगा तब तो हो सकता है कि हाल फिलहाल की भी जानकारी आपको लेना पड़े। फिलहाल कुल मिला जुला करके कुल जितना भी दृष्टिकोण जाता है उसमें करंट अफेयर्स को मजबूत करना। अब आता है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी के बाद। इंडियन इकोनॉमी में मैं तो कहता हूँ ट्रेडिशनल छोड़िए, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़िए। वर्ल्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी आपने राहत कोष जो कोरोना में दिया गया 20 लाख करोड़ रुपये 20 मई के आसपास, उसके बारे में, आत्मनिर्भर भारत वगैरह को लेकर के यही सब आया। आत्मनिर्भर भारत मई में आया, तो हो सकता है कि पेपर अगर बाद में बना होगा तो ये सब चीज़ें उसमें जुड़ी होंगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के 1 साल का, मतलब जून से लेकर के करीब जून जुलाई तक का, 15 अगस्त तक का भी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसके बाद पढ़ेंगे पेपर बन चुका होगा तो वो नहीं जुड़ेगा। तो पीछे का करंट अफेयर्स इस तरीके से जितना भी इकोनॉमिकल आस्पेक्ट में, चाहे रेपो दर हो, बैंक दर हो, रिवर्स रेपो दर हो, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर का विलय का मसला हो, बैंकों का एनपीए का मामला हो, किसी भी तरीके से जैसे जीडीपी गिर रही हो, या देश के तुलनात्मक आयात निर्यात में फ़र्क पड़ा हो, चीन के साथ व्यापार में फ़र्क पड़ा हो, सभी तरीके की चीज़, चाहे सार्क के देश हों, आसियान के देश हों, एपेक के देश हों, G20 के देश हों, किसी भी देश के साथ हमारे ब्रिक्स के देशों के साथ इकोनॉमिकल हमारा जो इनपुट आउटपुट है वो किस तरीके से, तमाम चीज़ों को आपको एक बार इस पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए। उसके बाद आ जाने चाहिए टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी में भी जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी आजकल तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे राफेल वगैरह के बारे में, क्योंकि राफेल तो पहले से लाने का प्रयास है, भले ही आया हो, तो उसकी क्या क्षमता है, कैसे क्या है, क्या मिसाइल है, बैलिस्टिक क्या है, क्रूज क्या है, हमारे देश की क्या स्थिति है, या कहीं पर कोई ब्लास्ट किया हो उस दौरान, या जितने भी सरोकार टेक्नोलॉजी से जुड़े डिफेंस हैं, बिजली से हों, जैसे हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जितने भी इस तरीके की स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल ये जो छोड़ा जाता है, सैटेलाइट वगैरह, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स को एक बार पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं खून में हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, ये टाइम गया। मुझे लगता है ये 15 दिन जो होते हैं वो चीज़ होती है जो फैले होते हैं, जो समेटने में टाइम लगता है। आप 3 गुने गति से इसको समेट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पोटेंशियल और आपका कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी इस 15 दिन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है। तो हमने इको की बात कर ली थोड़ी, अब इको में जाएंगे और भी चीज़ें मिलेगी। चाबहार की बात आएगी, चर्चा हुई थी, हालांकि अभी हाल फिलहाल में हुई थी, पता नहीं ये पूछेगा कि नहीं, लेकिन तेल आपने बंद कर रखा है। जैसे कि 2 मई 2019 से आपने तेल ही नहीं लिया, उससे ईरान से अमेरिका के दबाव में कैसा चल रहा है, कैसा मध्य एशिया चल रहा है, कैसा अमेरिका चल रहा है, कैसा, ये सब चीज़ों का इकोनॉमिकल इनपुट आउटपुट को ठीक से समझने की ज़रूरत है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, साइंस टेक हो गया, बाकी करंट अफेयर्स हो गया, पद्मश्री है, नोबेल है, खेलकूद है, ये है, वो है, जितनी भी तरीके की चीज़ आप समझते ही हैं। तो सारा कर धर करके अगर आप 55 क्वेश्चन, वैसे तो 55 से कम में भी हो जाता है, 53-54 में भी हुए हैं, मेरिट और भी नीचे आई है, लेकिन 55 क्वेश्चन अगर माइनस नेगेटिव मार्किंग वगैरह काट कर रखते हैं
तो मुख्य परीक्षा जो जनवरी में है वो आपके लिए है। लेकिन ये कोई कहना ये ऐसा नहीं है कि 55 ही हो सकता है 53 हो, मेरिट 52 हो। लेकिन साथ साथ चलते चलते मैं एक बात ये भी बता देता हूँ, मैं वीडियो छोटा इसलिए बना रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत छोटा बचा है, इसको पता नहीं कितने लोग देखेंगे, बड़ा वीडियो बनाने का इस समय ज़रूरत नहीं था। मुझे लगा कि एक इंस्पायरिंग आस्पेक्ट में क्या चीज़ हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी इस परीक्षा से ऐसे टाइम से गुजरते थे तो ऐसे ही एक सोच विकसित होती थी। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आपके अंदर एक फील डेवलप कर देना चाहिए, और ये फील डेवलप अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपकी अपनी सोच है, पहले से आपने पढ़ाई किया हुआ। देखिए पहले की पढ़ाई भी काम करेगी। अभी जो क्रूशियल टाइम ये 15 दिन है ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन और सिलेबस पर जो आपका इनपुट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा आउटपुट भी इसका बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। क्योंकि इस समय आदमी फालतू चीज़ तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सब फालतू चीज़ करने का। मुझे लगता है व्हाट्सअप, फेसबुक ऐसी चीज़ भी अगर सीरियस होंगे तो नहीं चला रहे होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस टाइम इस पर भी समय देना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ यूट्यूब चैनल भी आप हो सकता है ना देख रहे हो कि इस समय इसको भी देखने का क्या फ़ायदा यार, अभी तो क्या कर लेंगे, तो इस तरीके का चल रहा होगा, है ना। तो कुल मिला जुला करके आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ रहिए। अगर कोई नई बात आती, कोई अच्छी बात आती है, जुड़ जाती है, वो उसमें जोड़ने के लिए कोई फेविकॉल नहीं लगाना, आपको अच्छी बात आपके जहन में चली ही जाती है। तो उसी से जुड़ा हुआ मुझे लगा कि परीक्षा से 15 दिन पहले कि क्या थोड़ी बातें होनी चाहिए। मुझे लगा कि हम लोग मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हैं, दौर से गुजरे हैं, समस्याओं को देखे हैं, विद्यार्थियों के मनोबल के लिए, मन के लिए, उसकी स्ट्रेटजी के लिए, उसके कंपटीशन में थोड़ा हल्कापन लाने का अगर एक प्रयास हो जाए तो उसमें बुराई क्या है। थैंक यू वेरी मच। आगे हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप 4 विकल्पों में कैसे समय बचाते हैं, पढ़ने की क्या स्पीड रखनी चाहिए, और विकल्प को नहीं आए तो क्या करना चाहिए, आगे कैसे पढ़ना चाहिए। इस पर भी एक वीडियो आपको 8-10 मिनट का दूंगा अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। एडमिट कार्ड आपके पास आ गए हैं। तनाव में रहिए, पॉजिटिव के लिए उतना तनाइए जितना पॉजिटिव हो, और क्योंकि तनाव भी प्रोडक्टिविटी देती है। डरना, थोड़ा सा डरिए भी, क्योंकि डरने से स्ट्रेटजी भी थोड़ी अच्छी बनती। तो थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा डर प्रोडक्टिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, ना कि परीक्षा से ही कि अरे यार ये तो बड़ा टेंशन हो गया, मैं ये नहीं पढ़ा, ये वो कुछ नहीं। जब 53, 54, 55 में सिलेक्शन हो रहा है 100 में, तो आप समझ सकते हैं कि आधा छोड़ भी सकते हैं। ठीक छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, अटेम्प्ट कर लेंगे तो गलत होगा तो माइनस हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा डर हमेशा उत्पादन के ही काम आए। अगर इसको ज़्यादा करेंगे तब खतरा है। थैंक यू वेरी मच।